नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्जाम हब पर। आज की ये क्लास रीट मुख्य परीक्षा 2026 के लिए रामबाण साबित होगी। हम पिछली क्लास में शैक्षणिक मनोविज्ञान के पूरे सिलेबस को वन लाइनर क्वेश्चनों के माध्यम से कवर कर रहे थे, तो उसमें पूरे क्लास कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज हम इस क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना और इस क्लास को भी देखना। इसके बाद आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो सिलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें एग्जाम में ना 20% अंकों के कितने 20 अंकों के कुल 10% आएंगे। जो 20 अंक ये है सिलेक्शन लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना व अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके। और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग किया। तो जो स्किनर थे उन्होंने क्रिया प्रसूत सिद्धांत का उपयोग किस पर किया था? तो उन्होंने चूहे व कबूतरों पर किया था। किस पर किया था स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रयोग? तो चूहों व कबूतरों पर। अवयववादी सिद्धांत के प्रतिपादक है तो अवयववादी के सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलर, कोफ्का व वर्दीमर। इन्हें अवयववादी सिद्धांत के प्रतिपादक माना जाता है, कोहलर, कोफ्का व वर्दीमर को। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है तो रचनात्मक के लिए उपादेय, कल्पना में वृद्धि, कठिन विषयों में उपयोगी है सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। सूझ के सिद्धांत को कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी बताया है। तो जो सूझ का सिद्धांत है उसको कला, संगीत व साहित्य में उपयोगी क्रो और क्रो ने बताया है। यानी किसने बताया? क्रो और क्रो ने। स्किनर ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। याद रखना, दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है, ये कहा था हल ने। सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तो वह उसको शीघ्र सीख लेता है। यह सिद्धांत का विषय है तो यह पुनर्बलन का सिद्धांत है। यह प्रबलन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? प्रबलन का सिद्धांत है। प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार है तो जो प्रबलन सिद्धांत है उसका मुख्य आधार है आवश्यकता की पूर्ति होना। क्या? आवश्यकता की पूर्ति। आई.पी. पावलोव का संबंध है। जो आई.पी. पावलोव थे वह रूस से थे। C.L. हल नामक मनोवैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे? जो C.L. हल नामक मनोवैज्ञानिक थे यह अमेरिका के थे। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने हैं तो कुल 120 कोष्ठ खाने। कितने कोष्ठ खाने हैं? तो 120। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह कहलाएगा, तो वह प्रतिभाशाली कैसा कहलाएगा? प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। थार्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। जो थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है ना वह बहुतत्व सिद्धांत है। याद रखना, बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने। एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो ये किस श्रेणी में आएगा? तो ये औसत बुद्धि की श्रेणी में आएगा। क्या? उस बालक की बुद्धि कैसी है? औसत बुद्धि है। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं तो जड़ बालक। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में आयाम नहीं है तो विशिष्ट तत्व ये गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में नहीं आता है। एक 12 वर्ष बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है तो वह श्रेणी में आएगा, तो वह मंदबुद्धि की श्रेणी में आएगा। याद है ना, एक बालक है वो उसकी 12 वर्ष तो उसकी आयु, लेकिन उसकी मानसिक आयु तो 10 वर्ष ही है तो वह मंदबुद्धि की श्रेणी में आएगा। स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है तो बुद्धि। स्व प्रत्यय के निर्माण में बुद्धि सहायक होती है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि का किसका सिद्धांत दिया? तो याद रखना, त्रिआयामी। आपको पूछा जा सकता है कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको बताना है गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था ना बुद्धि का। बुद्धि के समूह कारक तत्व के प्रणेता है तो बुद्धि के समूह कारक तत्व के प्रणेता है थ्रस्टन। कौन है? थ्रस्टन। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो जो प्रतिभावान बालक होते हैं ना उनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है तो वह श्रेणी में आएगा, तो वह औसत बुद्धि है उसकी। गिलफोर्ड ने बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो बुद्धि संरचना सिद्धांत में। किसने में किया है? बुद्धि संरचना सिद्धांत में। बुद्धि के बहुकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो जो थॉर्नडाइक थे
कौन? थार्नडाइक ने बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो बुद्धि के बहुखंड के सिद्धांत दिया था ना, तो वो थे थार्नडाइक। जड़ बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो 25 से कम। जड़ बालक की बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो जो पिछड़े बालक है उनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है। स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। याद है ना, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता ना प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न पाई जाती है। ये कहा था स्पीयरमैन के सिद्धांत में। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि निर्माण में कारकों की संख्या 120 होती है। प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विशेषता है ये सक्रिय, विषय वस्तु और उत्पादन में सहायक है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो बुद्धि के मात्रा सिद्धांत के किसके? मात्रा सिद्धांत के प्रतिपादक है थार्नडाइक। कौन है? थार्नडाइक। क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन। क्या? क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन पुस्तक के रचयिता है। तो याद रखना, क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन पुस्तक के रचयिता है केली। कौन है? केली। किसी कार्य, विषय वस्तु व प्रक्रिया के सिद्धांत, नियम व संप्रत्यय को समझाने, ये बुद्धि की विशेषता है। तो आगमन की, किसकी? आगमन की। वह विषय वस्तु जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझी जाती है वह है आकृति विषय वस्तु। ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में बांटा है? तो याद रखना 3 अवस्थाओं में बांटा है। निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा संभव है। तो निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा संभव है ज्ञान का मापन, कौशल का मापन और प्रगति का ज्ञान। यह निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा संभव है। पोर्टियस बुलबुलेया टेस्ट। कौन सा? पोर्टियस बुलबुलेया टेस्ट कहाँ से कहाँ तक के आयु के बालकों के लिए प्रयुक्त है? तो यह 13 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए प्रयुक्त है। कौन सा टेस्ट? पोर्टियस बुलबुलेया टेस्ट। अल्फ्रेड बीने का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो जो अल्फ्रेड बीने हैं, कौन? अल्फ्रेड बीने, इनका संबंध पेरिस विश्वविद्यालय से था। कहाँ से था? पेरिस विश्वविद्यालय से था। बीने द्वारा प्रस्तुत बुद्धि परीक्षण में संशोधित किया गया। तो साइमन के द्वारा, जो अल्फ्रेड बीने थे उनके द्वारा जो प्रस्तुत बुद्धि परीक्षण था ना उनके द्वारा, तो उनमें संशोधित किया था साइमन ने। ये साइमन इन्हीं के विद्यार्थी थे, तो इन्होंने संशोधन किया था, याद है ना, साइमन ने। बुद्धि परीक्षण से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। तो बीने, साइमन, विंच और वर्नमन मेनमान। बुद्धि के संकाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो रीड ने बुद्धि के संकाय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है। जो गार्डनर है, कौन? गार्डनर, जो गार्डनर थे उनका बुद्धि सिद्धांत है बहुकारकीय है। याद रखना, गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बहुकारकीय है। विभिन्न वस्तुओं के मध्य समानता अथवा भिन्नता को समझाने की योग्यता को गिलफोर्ड ने नाम दिया, तो संबंध नाम दिया था। वह चिंतन जिसका परिणाम सही या श्रेष्ठ प्रतिक्रिया होती है, तो वह है अभिसारी। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, याद रखना, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है। तो स्थानिक बुद्धि, कैसी बुद्धि कहलाती है? स्थानिक बुद्धि। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानसिक आयु में वृद्धि कब तक होती है? तो 18 से 19 वर्ष। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत के बुद्धि की तुलना की गई है। तो बुद्धि के जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसमें बुद्धि की तुलना पिरामिड से की गई है। किससे की है? पिरामिड से। प्रभावित परीक्षण का विश्वास किया जाना चाहिए, कथन है। तो प्रभावित परीक्षण का विश्वास किया जाना चाहिए, कथन थार्नडाइक का। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो ये थोड़ा सूत्र याद रखना, ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहु बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो याद है ना, बहु बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो ऊपर तो लिखेंगे मानसिक आयु अर्थात बालक की मानसिक आयु कितनी है, और लिखेंगे जो बालक की वास्तविक आयु है उसको लिखेंगे नीचे और उसको 100 से गुना कर देंगे। इस तरह बालक की बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। तो याद रखना, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये पूछा जा सकता है। बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। तो जी थॉमसन बुद्धि के वर्ग घटक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। तो याद रखना, जी थॉमसन। बुद्धि सीखने की शक्ति है, युक्त कथन है। तो बकिंघम का, बुद्धि सीखने की शक्ति है, यह कथन बकिंघम का है।
व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। तो जो बुद्धि है, क्या जो बुद्धि है वो व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। याद रखना, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, ये दर्शाता है। तो एक बालक है जो अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है तो उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? याद रखना, वो उसकी सृजनशीलता को दर्शाता है। सृजनशीलता बालकों के विशेष लक्षण है तो प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा सृजनशीलता बालकों की विशेषता होती है कि वो प्रबल जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को जानने के प्रति वो जिज्ञासु रहते हैं। सृजनात्मकता व बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कथन सही है। तो सृजनात्मक व बुद्धि के ये संबंध सही है कि सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए ना। सृजनात्मकता के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, तभी वह सृजनात्मक बालक कहलाएगा। सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। उन गुणों को अंकित करता है तो निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता व विस्तार। सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है, उपयुक्त कथन है। तो सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है, याद रखना, सृजनात्मकता संयोगों का पुनर्गठन है। यह कथन है रिबोट का। किसका है? रिबोट का। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के तत्व बताए, तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 5 तत्व बताए थे। याद रखना, गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 5 तत्व बताए थे। याद रखना, महत्वपूर्ण है ये भी थोड़ा। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के 5 तत्व बताए। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण सामान्य बालकों की तुलना में भिन्न होता है। कैसा होता है? भिन्न होता है। सृजनशील बालकों की निर्णय क्षमता स्वतंत्र होती है। जो सृजनशील बालक होते हैं ना, उनकी निर्णय क्षमता स्वतंत्र होती है। सृजनात्मक बालक में पाई जाती है प्रयास प्रियता। बुद्धि एक जटिल प्रक्रिया है। क्या? बुद्धि तो एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि सृजनशीलता चिंतन व कार्यों की प्रक्रिया है। याद रखना, बुद्धि कैसी है? बुद्धि एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि सृजनशीलता चिंतन व कार्यों की प्रक्रिया है। प्रतिभाशाली बालकों का श्रेय विस्तृत होता है एवं सृजनशील बालकों का श्रेय संकुचित होता है। कैसा होता है? संकुचित। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का संबंध है, तो जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है ना, उसका संबंध है सृजनात्मक चिंतन से। किसे? सृजनात्मक चिंतन से। सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, तो जो सृजनात्मक है वो मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनशील बालकों की विशेषता होती है कि वह उत्सुकता होते हैं और संवेदनशील होते हैं। नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। तो सृजनात्मकता का, किसका है? सृजनात्मकता का है। सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है, तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। कैसे? तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए, अर्थात सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनके लिए मुक्त उत्तर वाले, कैसे? मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए, ये उसके लिए आवश्यक है। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी व मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। यह कथन स्टेन का है। किसका है? स्टेन का है। सृजनशीलता का गुण है, तो सृजनशीलता का गुण होता है अर्जित होना और जन्मजात होना। जो सृजनशीलता होती है वह अर्जित भी होती है और जन्मजात भी होती है। इसको अर्जित भी कहा जाता है और जन्मजात भी होती है। याद रखना, सृजनशीलता का ये गुण है। सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार प्रस्तुत किए, तो सृजनात्मकता व चिंतन के बारे में पहली बार विचार प्रस्तुत किए थे गिलफोर्ड ने। किसने किए थे? गिलफोर्ड ने सृजनात्मक व चिंतन के बारे में पहली बार विचार प्रस्तुत किए थे। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए तो कार्य केंद्रित। एक सृजनशीलता के पोषण के लिए ना, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को हमेशा कार्य केंद्रित रखना चाहिए, कार्य पर केंद्रित रखना चाहिए। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। एक बालक रहस्यात्मक खोजों की ओर आकर्षित होता है। यह किस प्रकार का बालक है? तो यह सृजनात्मक बालक है। किस बालक है? सृजनात्मक बालक है वो। टॉरेंस के सृजनात्मक मापन परीक्षण के कितने प्रकार के कार्य होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। बी के पासी, कौन? बी के पासी द्वारा सृजनात्मक मापन परीक्षण बनाया गया 1972 में। बी के पासी का संबंध है, तो जो बी के पासी थे यह इंदौर के थे। कहाँ के थे? यह इंदौर के थे। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार को करती है, तो अभिप्रेरणा मानव व्यवहार को करती है निर्देशन व या नियमन।
बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है तो प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता व परिणाम व पुरस्कार व दंड। मूल प्रवृत्तियाँ होती है, मूल प्रवृत्तियाँ हमेशा जन्मजात होती है, तो याद रखना मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है, तो जन्मजात। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन है मैकडूगल का। किसका है? मैकडूगल का। पुरस्कार और दंड है, तो जो पुरस्कार और दंड होते हैं वो कृत्रिम प्रेरक है, अर्थात पुरस्कार और दंड शिक्षक के दिए जाते हैं तो वो कैसी प्रक्रिया है, तो पुरस्कार और दंड यह कृत्रिम प्रेरक है, यह कृत्रिम प्रेरक है, जन्मजात है। तो जो अभियोग्यता है, क्या जो अभियोग्यता है, अभियोग्यता जन्मजात होती है, याद रखना अभियोग्यता जन्मजात होती है। रुचि, आदत आदि कैसे अभिप्रेरक है, तो जो रुचि और आदत यह अर्जित अभिप्रेरक है, इनको अर्जित किया जाता है। वे प्रेरक जो व्यक्ति के व्यवहार में पाए जाते हैं वह स्वाभाविक होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाभाविक होते हैं। अभिप्रेरकों से प्रेरित क्रियाओं का प्रारंभ होता है, तो अंतर्नोद से। अभिप्रेरणा एक खाली कैसी प्रक्रिया है, तो अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है, याद रखना अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। अभिप्रेरित व्यवहार होता है, तो जो अभिप्रेरित व्यवहार होता है वह तनाव युक्त होता है, याद रखना अभिप्रेरित होता है ना व्यवहार, अभिप्रेरित व्यवहार वह तनाव मुक्त होता है, तनाव युक्त होता है, तनाव युक्त होता है। अभिप्रेरित व्यवहार का समन होता है तो लक्ष्य प्राप्ति पश्चात। मेस्लो के अनुसार प्रेरक है, तो मेस्लो के अनुसार प्रेरक है जन्मजात व अर्जित, याद रखना मेस्लो के अनुसार प्रेरक है जन्मजात व अर्जित। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है, तो वो बाह्य रूप से वो प्रेरित है कि जब तक वो उस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा तब तक उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, इसलिए वह बाह्य रूप से प्रेरित है। आगे, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो क्रिया हेतु व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है। किसके लिए? क्रिया हेतु व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो याद रखना शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कहा था वेलेंटाइन ने। वेलेंटाइन के अनुसार शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है, याद रखना महत्वपूर्ण है ये भी, शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन वेलेंटाइन का है। अभिप्रेरणा का बाह्य स्रोत है, तो प्रतिद्वंदिता यह अभिप्रेरणा का बाह्य स्रोत है। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने स्रोत है, तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के 2 स्रोत है, याद रखना अभिप्रेरणा के 2 स्रोत है थॉमसन के अनुसार। आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरक प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। अभिप्रेरणा के दैहिक सिद्धांत के समर्थन थे, तो अभिप्रेरणा के दैहिक सिद्धांत के समर्थक थे मैकडूगल। कौन थे? मैकडूगल। सामुदायिकता, आत्मसम्मान, युयुत्सा आदि किसके प्रकार के अभिप्रेरक, तो ये सामाजिक प्रकार के अभिप्रेरक है। कक्ष में अभिप्रेरणा का महत्व है बालक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यह कक्ष में अभिप्रेरण के प्रकार है। शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रशंसा के द्वारा भी, निंदा के द्वारा भी व पुरस्कार व दंड के द्वारा भी शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। तनाव सर्जन करता है, तो आवश्यकताएं व इच्छाएं तनाव सर्जन करती है। अंतर्नोद की दृष्टि होने पर अभिप्रेरक समाप्त हो जाता है। अभिप्रेरणा सहायक है, तो अभिप्रेरणा व्यवहार परिवर्तन में, चरित्र निर्माण में और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखना किस प्रकार की अभिप्रेरणा से प्रभावित है, तो यह अभिलाषा व आकांक्षा संबंधी प्रकार की अभिप्रेरणा से प्रभावित है। सामाजिक अभिप्रेरणा है, तो सामाजिक अभिप्रेरणा सामाजिक सम्मान है। अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व को कहते हैं, तो अभिप्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता का समर्थन किया था, तो किसने किया था? गाल्टन ने। याद रखना मनोविज्ञान में सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता का समर्थन गाल्टन ने किया था। किसने किया था? गाल्टन ने किया था।
समस्या बालक की क्या समस्या बालक की शिक्षा के लिए जो विधि अनुपयुक्त है वह है लेक्चर विधि। लेक्चर विधि समस्या के बालक समस्यात्मक बालक है उसकी शिक्षा के लिए जो विधि अनुपयुक्त है यह अनुपयुक्त नहीं है तो वह है लेक्चर विधि। ब्रेडेन ने समस्यात्मक बालकों के प्रकारों का वर्णन किया है तो 28 सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं तो बाल अपराधियों के लिए ये याद रखना बाल अपराधियों के लिए सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। यदि एक बालक औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह पिछड़ा बालक है। कैसा बालक है वह पिछड़ा बालक है। टर्मन एवं मेरिल के अनुसार बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है तो वह प्रतिभाशाली बालक। कैसा बालक है वह प्रतिभाशाली बालक है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक भौतिक घटना जान पड़ती है तो यह कथन है टेलर का। मानसिक विभिन्नताओं का मापन किया जाता है तो मानसिक विभिन्नताओं का मापन बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। याद रखना बुद्धि परीक्षण से किया जाता है। प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं और 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना है वीटी का। किसका है वीटी का। समावेशी शिक्षा है तो जो समावेशी शिक्षा होती है वह विकलांगों के लिए होती है। याद रखना समावेशी शिक्षा किसके लिए है तो विकलांगों जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा होती है तो जो समावेशी शिक्षा है वह कक्षा केंद्रित होती है। तो याद रखना समावेशी शिक्षा कैसी है तो कक्षा केंद्रित। आत्मविमोहित कैसे आत्मविमोहित बालक के लक्षण है दिवा स्वप्न अधिक देखना, अंतरहीन गतियाँ करना, स्वयं को श्रेष्ठ दर्शाना। ये है आत्मविमोहित बालक के लक्षण है। जिन बालकों को उनके माता पिता शारीरिक व मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को प्रताड़ना देते हैं वह कहलाते प्रहारित। क्या प्रहारित। औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आते हैं जुआ खेलना, यह औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है तो विशिष्ट। हक लाने का मनोवैज्ञानिक कारण है त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। त्रुटिपूर्ण वाक्शैली हक लाने का मनोवैज्ञानिक कारण है कि कोई बच्चा हक लाता है ना तो यह है त्रुटिपूर्ण वाक्शैली। प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं तो प्रतिभाशाली जन्मजात गुण अर्जित करते हैं। बाल अपराधियों की आयु होती है तो बाल अपराधियों की आयु होती है 18 वर्ष से कम। अगर वो 18 वर्ष से ज़्यादा है तो वो बाल अपराधी नहीं कहलाएगा। तो बाल अपराधियों की आयु होती है 18 से कम। ब्रेल लिपि से पढ़ना चाहिए तो अंधे को जो अंधे बालक होते हैं ना जिनको दिखाई नहीं देता उन्हें ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाना चाहिए। किस लिपि से ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु उपयुक्त है तो बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु सबसे कम महत्व रखता है अधिगम का दार्शनिक आधार। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं। आगे एक बालक किसी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम होने रहने लगी तो यह है शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा। कि वो बालक पहले तो अच्छा था 6ठी क्लास तक तो, लेकिन 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि बहुत कम रहने लगी तो शैक्षिक दृष्टि से वह पिछड़ने लगा है। बाल अपराध का कारण है तो बाल अपराध का प्रमुख कारण होता है माता पिता में अनबन। यह बाल अपराध को बढ़ावा देता है। जो माता पिता रहते हैं ना तो माता पिता में अगर अनबन है तो यह बाल अपराध का कारण बनता है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है तो निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। किसमें है छात्र वर्गीकरण में। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यू रचना अधिक उपयुक्त है तो सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। आज संज्ञान का अध्ययन जिस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है तो वह है स्मरण विस्मरण की प्रक्रिया। जिस उपागम को आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा की संज्ञा दी जाती है तो पियाजे के उपागम को। जिस मनोवैज्ञानिक ने ज्ञान के विकास में आत्म सातीकरण का समंजन को सत्रिहित माना है वह है पियाजे ने। पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था माना है तो जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी पेशी अवस्था है तो जन्म से 2 वर्ष तक, ये पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का विस्तार है 2 से 7 वर्ष तक।
पियाजे के अनुसार किस अवस्था में अहमवाद को एक लक्षण के रूप में प्राप्त किया है? तो संवेदीपेशीय अवस्था में। निगमनात्मक पूर्व आगमनात्मक चिंतन अवस्था में घटित होता है, तो औपचारिक संक्रिया अवस्था। बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में होता है? तो जो बौद्धिक योग्यता का विकास है ना, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। याद रखना, बौद्धिक योग्यता का विकास मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मूर्त प्रत्यय से बोध होती है, तो मूर्त प्रत्यय से बोध होता है व्यक्तियों या वस्तुओं के वर्ग का। बोध क्षमता है तो अर्जित, बोध क्षमता अर्जित होती है। प्रत्यय होते हैं तो मूर्त और अमूर्त। बच्चा जिस अवस्था में अपनी इच्छा व पसंद के आधार पर उद्दीपकों का चयन करता है, तो उद्दीपकों का चयन करता है वह 1 से 1.5 वर्ष। प्रत्यय के आधार पर सौंदर्य बोधक तथा हास्य प्रत्यय निर्मित व विकसित होते हैं, तो सामाजिक। आकृति संबंधी प्रत्ययों का विकास जिस आयु में सबसे अधिक होता है, तो वह 2 से 6 वर्ष। बच्चा अपने आप को एक प्राणी के रूप में पहचानने लगता है, तो जन्म से 12 वर्ष के अंत तक वह बच्चा अपने आप को एक प्राणी के रूप में पहचानने लगता है। बच्चा 1 महीने में अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो बाप को 6 महीने में। संवेदना और उसके अर्थों का योगफल कहते हैं प्रत्यक्षीकरण को। किसे कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण को संवेदना और उसके अर्थों का योगफल कहते हैं। बाल्यावस्था में जटिल प्रात्यक्षिक कार्यों को करने की योग्यता विकसित करने को कहा जाता है प्रत्यक्षी अधिगम। संग्राहिक एकीकरण, प्रतीकात्मक व भावात्मक प्रक्रियाएं घटित होती है, तो प्रत्यक्षीकरण में। किसमें? प्रत्यक्षीकरण में। गहराई प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव पड़ता है, तो गहराई प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव पड़ता है अधिगम परिपक्वता का। किसका? अधिगम परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा के उदाहरण आधारित है, तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। कैसे तैयार करना चाहिए? तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। समावेशी शिक्षा मानती है कि हम किसको और किसके अनुरूप बदलना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। क्या? समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुसार अनुरूप बदलना चाहिए। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। सभी के लिए विद्यालयों की शिक्षा समावेशी शिक्षा है। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो विशिष्ट श्रेणी में वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मताक्षिक प्रावधानों के निर्माण पर। आगे, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, सबसे उचित होगा कि वो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं, तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान व दूसरी परिस्थिति में उपयोगी कहलाता है, तो सीखने में स्थानांतरण। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो सकारात्मक, नकारात्मक व शून्य कैसा भी हो सकता है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए अग्र सक्रिय। कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है, तो शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणीय नीति। आगे, किस मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, तो डिसलेक्सिया। क्या? डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। व्यवहार जो बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है, तो शब्दों को सही तरह से समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से लिख पाना। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने व एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शन करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा
पठन अक्षमता मतलब डिसलेक्सिया का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। जब तक अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्ज़ाम हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।